नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम बीच बहस में सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, एक निरोगी व्यक्ति इस दुनिया का सबसे सुखी और अमीर इंसान होता है। कहते भी हैं पहला सुख निरोगी काया। लेकिन इस निरोगी काया की माया को पहचानना इतना भी आसान नहीं है। कब ये निरोगी काया रोगग्रस्त हो जाए पता नहीं। और अगर रोग हो ऐसा कि चलना फिरना, खाना पीना, यहाँ तक कि सोना जागना भी अगर मुहाल हो जाए तो, और ऐसा ही एक रोग होता है पक्षाघात या स्ट्रोक। दुनिया भर में मृत्यु के सबसे प्रमुख कारणों में तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रोक। इससे प्रभावित व्यक्ति कई बार इतना अक्षम हो जाता है कि वह अपने दैनिक कार्यों के लिए भी किसी पर निर्भर हो जाता है। आज पक्षाघात के क्या, क्यों, कब, कैसे, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान डॉक्टर सुरेश गुप्ता। आप हैं वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज हम बात कर रहे हैं पक्षाघात या स्ट्रोक पर, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि पक्षाघात क्या होता है। देखिए, पक्षाघात जिसे कई नामों से जाना जाता है। हिंदी में, संस्कृत में से पक्षाघात बोलते हैं, उर्दू में फालिज बोलते हैं, और इसको आम बोलचाल की भाषा में कुछ लोग इसे अधरंग बोलते हैं जी। और गाँव में कुछ इसे हवा का असर आना बोलते हैं। तो ये कुछ नामों से जाना जाता है। पक्षाघात का मतलब है, जिसका जो लिटरेरी मीनिंग है स्ट्रोक का, वो है अचानक से आघात लगना। और पक्षाघात में शरीर के किसी एक अंग का अचानक से काम करना बंद कर देना, जी। वो पक्षाघात होता है। जैसे कि बोलने में तकलीफ आना, जबान बंद हो जाना, या आँख से दिखना बंद हो जाना, या हाथ पैर की ताकत कम हो जाना, ये सब पक्षाघात का ही रूप है। तो इसे किसी अंग विशेष की कार्यशैली में एक अंतर आने लगता है और वह अंग अपना नॉर्मल जो कार्य है वह नहीं कर पाता है, तो उसे हम पक्षाघात की श्रेणी में रखेंगे। बात करें पक्षाघात के प्रकार की, जैसे कि हम देखते हैं डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में होता है टाइप 1 एंड टाइप 2, तो क्या इसी तरह से पक्षाघात के भी कुछ प्रकार हैं? जी हाँ, पक्षाघात मेनली दो प्रकार का होता है। एक तो जिसे इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है, दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है वो दिमाग में खून का दौरा रुक जाने की वजह से होता है। मतलब कि खून की नस में जो होती है उसमें ब्लॉक आ जाना, उसमें रुकावट आ जाना, जी। तो उसकी वजह से होता है। और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है वो दिमाग की नस फट जाने की वजह से होता है। अच्छा। जो इस्केमिक स्ट्रोक है, जो खून का दौरा रुक जाने की वजह से होता है, वो और कई प्रकार का होता है। जैसे एम्बोलिक स्ट्रोक होता है। एम्बोलिक स्ट्रोक का मतलब है कि कहीं से खून का थक्का रक्त संचार के माध्यम से दिमाग में जाके रुक जाता है और आगे का खून का दौरा रोक देता है, उसे एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। और एक TIA होता है जिसमें ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए शरीर का अंग काम करना बंद करता है और बिना किसी उपचार के वापस काम करना चालू कर देता है, उसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 घंटे तक रह सकता है। जी। ये मुख्य प्रकार हैं स्ट्रोक या पक्षाघात के। सर, प्रकार की हमने बात करी, अब कोई अगर बीमारी है तो उसका निश्चित रूप से कोई कारण भी है, तो पक्षाघात के क्या बेसिक कॉजेज या कारण हैं? अभी मैंने आपको पक्षाघात के जो मैकेनिज्म बताए जी, लेकिन इनके जो कारण हैं वो है कि एक तो ओल्ड एज, जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतना ही स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, मांसपेशियों का शिथिल होना ओल्ड एज में जो होता है, क्या ये इसके कारणों में आता है? नहीं, ये इसके कारण, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो आमतौर पर बहुत सारे लोग मानते हैं, और ये मतलब आम जन में धारणा है ये एक तरह की कि ओल्ड एज में इसलिए हो रहा है क्योंकि मांसपेशियां शिथिल हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ओल्ड एज में इसलिए होता है कि ओल्ड एज में और कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ जी। या उनकी खून के नस में कोलेस्ट्रॉल जम के खून का दौरा रुक जाता है, प्रवाह रुक जाता है, तो उसकी वजह से होता है। तो मैं अभी जो बता रहा था कि एज एक बहुत बड़ा कारण है। 50 साल की उम्र के बाद स्ट्रोक की रिस्क बढ़ती चली जाती है जी। और हर साल 1% स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाती है। अच्छा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल का हो गया तो उसकी स्ट्रोक की जो रिस्क है वो 60%, 10% बढ़ जाएगी। अच्छा। कोई 70 साल का है तो उसकी स्ट्रोक होने की रिस्क 20% बढ़ जाती है। इस तरह
Okay. उम्र के साथ साथ स्ट्रोक की रिस्क बढ़ती है। दूसरा आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक। तो फैमिली, अगर किसी व्यक्ति के परिवार में पहले किसी मेंबर को स्ट्रोक हुआ है तो उनकी स्ट्रोक होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। लेकिन इनके अलावा जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर का होना जी, डायबिटीज़ का होना, स्मोकिंग करना या जो धूम्रपान करना या तंबाकू का सेवन करना किसी भी रूप में। जी, जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। जी, पर्टिकुलरली जो कोलेस्ट्रॉल का एक प्रकार है एलडीएल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जी, अगर एलडीएल की मात्रा शरीर में ज़्यादा है तो स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो होता है एक और केमिकल होता है होमोसिस्टीन, जो बॉडी में होता है, तो उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उससे स्ट्रोक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये मुख्य कारण है स्ट्रोक होने के। और इसके अलावा कि जैसे हार्ट में खराबी होना, जी, जन्मजात विकृति होना या खून की नसों में जन्मजात विकृति होना या खून की बीमारियां होना, जैसे कि खून की मात्रा बहुत ज़्यादा होना या खून की मात्रा कम हो जाना, या हार्ट में जैसे मैंने अभी बताया कि एरिथमियाज में तो हार्ट की गति जी। अनियंत्रित हो जाना, ये या हार्ट के वाल्व की में खराबी आना, ये सब स्ट्रोक के कारण होते हैं। सर, ब्लड प्रेशर जो है ये इसके एक प्रमुख कारणों में शामिल किया जाता है। जी। और आजकल क्योंकि ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, पहले जहां हम देखते थे कि ओल्ड एज में ये होता था, आजकल युवावस्था में भी ये होने लगा है। तो क्या टेंशन, एंजाइटी भी इसका एक कारण है? डेफिनेटली उससे टेंशन से, एंजाइटी से, और जो आजकल हमारी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर के इंसिडेंट्स डेफिनेटली बढ़ी है। तो क्या हम स्ट्रोक को लाइफस्टाइल डिजीज भी मान सकते हैं? यस, लाइफस्टाइल डिजीज है, क्योंकि अब अगर हमारी जो लाइफस्टाइल वो इरेटिक है, जी, डिसिप्लिन नहीं है, हम खान पीन का ध्यान नहीं रखते हैं, हम अगर जो लोग अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं या डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रखते हैं, जी, तो ये सब डिजीजेज जो हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेज में आती हैं और ये स्ट्रोक के इंसिडेंट्स को बढ़ा देती है। सर, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ में आपने करी, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ इसलिए क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वजह से स्ट्रोक का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल डिजीज़ में हम स्ट्रोक को शामिल करते हैं, पक्षाघात को। नींद जो है वो कहते हैं कि नींद की अधिकता या फिर नींद की कमी ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है। तो क्या नींद की, कई बार क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल जैसे डिप्रेशन या टेंशन में है जी। तो ओवर स्लीपनेस के भी शिकार होते हैं, और कई ये भी देखा जाता है कि उनकी स्लीपलेस नाइट्स होती है, यानी कि बहुत कई दिन ऐसे निकलते हैं कि उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है। ये तो क्या नींद की कमी या अधिकता ये भी स्ट्रोक के कारणों में शामिल है? ये जिनको स्लीप डिस्टर्बेंसेज होता है, जो पर्टिकुलरली जिनको जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्राटे लेता है और उनकी सांस में रुकावट आती है, कुछ देर तक सांस रुक जाता है, फिर वापस सांस लेना शुरू कर देता है। तो उस दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा, जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, जैसे एक डिजीज है पिकविकियन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जी, तो वो मोटापे में होती है। तो उन लोगों में भी स्ट्रोक की इंसिडेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा ब्लड कोएगुलेशन मैकेनिज्म है उसको ये डिस्टर्ब कर देती हैं, तो इसकी वजह से स्ट्रोक ज़्यादा होने की संभावना होती है। सर, बीमारी है तो उसके कुछ लक्षण भी होते हैं, तो क्या वो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम मतलब देखकर पता लगा सकते हैं कि हाँ स्ट्रोक की संभावना है या हमें ये संभावित खतरा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्ट्रोक के जो मुख्य लक्षण हैं उनका हमने एक शॉर्ट फार्मूला दिया है, एपोनिम जिसको बोलते हैं, वो बताया है, बी फास्ट। जी, बी का मतलब होता है अचानक से बैलेंस का खराब होना। ई का मतलब है आई सिम्टम्स, आँख की ज्योति चले जाना, एक आँख की या दोनों आँखों की अचानक से। उसके अलावा जैसे फास्ट, तो उसमें चेहरे का टेढ़ा हो जाना, जैसे इस तरह से चेहरे का टेढ़ा हो जाना, जी, तो ये अचानक होता है, तो ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। एस का मतलब है स्पीच, मतलब जबान का लड़खड़ाना या बोलने में तकलीफ आ जाना या अचानक से बोली बंद हो जाना। ए का मतलब है आर्म,
हमारे किसी भी राइट या लेफ्ट, इससे कि हाथ या पैर का अचानक से काम करना बंद कर देना, वो भी, या उनमें कमजोरी आ जाना, ये स्ट्रोक के लक्षण हैं। टी का मतलब तो टाइम होता है कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है। अगर टाइम ख़राब होता है तो परमानेंटली ब्रेन डैमेज हो सकता है, तो उसका ये एपोनिम है बी फास्ट। तो जो मैं अभी रिपीट करता हूँ, अचानक से चेहरा टेढ़ा हो जाना, अचानक से जबान में लड़खड़ाना या बोलना बंद हो जाना, आँख से दिखना बंद हो जाना, या बहुत ज़ोर से सिर दर्द, चक्कर आना, बैलेंस खराब हो जाना, या शरीर के किसी अंग का जैसे हाथ या पैर का अचानक से काम करना बंद कर देना, ये स्ट्रोक के प्रमुख लक्षणों में से हैं। सर, लक्षण हमने बात करी, और ये लक्षण तो जैसे देखें तो आप अंदाज थोड़ा लगा सकते हैं कि आपको स्ट्रोक की संभावना है। कुछ मेडिकल तरीके यानी कि डायग्नोसिस के भी तरीके होते हैं जिनसे आप स्ट्रोक की संभावनाएं, तो वो कुछ टेस्ट या डायग्नोसिस के तरीके जिनसे आप स्ट्रोक या पक्षाघात का पता लगा सकते हैं? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हैं वो है सीटी स्कैन एंड एमआरआई स्कैन, और साथ में जो कैरोटिड डॉपलर और एंजियोग्राफी, ये प्रमुख टेस्ट है जिनसे स्ट्रोक का पता लगाया जा सकता है। तो आजकल तो हमारे देश में और हमारे राज्य में सीटी स्कैन की सुविधा तो करीब करीब सभी जगह उपलब्ध है। एमआरआई की सुविधा सभी जगह उपलब्ध नहीं है, कुछ सेंटर्स पे है, कुछ बड़ी जगहों पे ही है। एंजियोग्राफी की सुविधा भी बड़े सेंटर्स पे है, पर सीटी स्कैन करके हमें पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को, जो रोगी है, उसको स्ट्रोक हुआ है और किस प्रकार का स्ट्रोक हुआ है, कि वो इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, यानी कि खून की नस बंद हो जाने से हुआ है, या खून की नस फटने से होता है, जिसे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। ये सीटी स्कैन से हम पता लगा सकते हैं, और अगर आवश्यकता है तो एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद फिर एंजियोग्राफी करते हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी से हम ये पता लगाते हैं कि कहाँ से खून की नस में रुकावट आई है या कहाँ से खून की नस फटी है, तो उसके लिए एंजियोग्राफी करते हैं। क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क है। इस्केमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। इसलिए ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि रोगी को इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है या हेमरेजिक स्ट्रोक कौन हुआ है। सा प्रकार है? सर, प्रकार तो है, लेकिन कोई भी बीमारी जो होती है उसका जो वो कहते हैं एक गोल्डन आवर जो होता है, कि वो एक ऐसा टाइम होता है कि उसमें अगर आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो रोगी को बचाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गोल्डन आवर की इम्पोर्टेंस स्ट्रोक में भी है? बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रोक में, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसको खून का दौरा रुक जाने की, का सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है, मैक्सिमम 4 घंटे तक होती है। अच्छा। कभी कभी 4 से 4.5 घंटे की होती है। तो इसलिए है, जो उस दौरान अगर इसके लक्षण पहचान लिए जाएँ स्ट्रोक के, और व्यक्तिगत सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब टेस्ट हो जाएं, तो उसका इलाज समय पे किया जा सकता है, और हम जो डैमेज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम से कम कर सकते हैं, ताकि वो रोगी जल्दी से ठीक हो सके, और जो डिसेबिलिटी होती है या स्ट्रोक की वजह से जो अपंगता आ जाती है वो कम से कम हो सके। क्योंकि जो गोल्डन आवर है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो बस हर मिनट में हमारा मस्तिष्क करीब करीब 19 लाख न्यूरॉन्स लूज करता चला जाता है 1 मिनट में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिले तो कितना डैमेज हो सकता है और कितनी ज़्यादा डिसेबिलिटी आएगी। जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रोक तीसरा प्रमुख कारण है मृत्यु का, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं टाइमली ट्रीटमेंट देने से। और समय बहुत मूल्यवान है, तो ये इस केस में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एक क्षण कीमती है। जो व्यक्ति स्ट्रोक से पीड़ित है, अगर उसे उस गोल्डन आवर्स में समुचित ट्रीटमेंट मिलता है तो ये बहुत हद तक संभव है कि वह इस हद तक अक्षम ना होगा कि वह दूसरों पर निर्भर हो जाए अपनी दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भी। तो इसलिए समय पर इसका डायग्नोसिस होना और लक्षणों को पहचानना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, बात हमने करी लक्षण की, कारण की, अब अगर हम बात करें निवारण की, तो क्या है इसके ट्रीटमेंट? जिसके जैसा कि भी गोल्डन आवर की अपने बात की जी, तो गोल्डन आवर में ये होता है कि अगर रोगी टाइमली आता है, 4 घंटे से पहले आता है, तो उनका सीटी स्कैन करके ये पता लगा लिया जाता है कि हेमरेज हुआ है या खून का दौरा रुका है।
अगर खून का दौरा रुका है तो उसको खोलने के लिए एक इंजेक्शन आता है जिसे रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनेशन एक्टिवेटर बोलते हैं जी। ये कई कंपनियां बनाती हैं, उनके अलग अलग नामों से उपलब्ध हैं। उस इंजेक्शन को लगा देने से खून की नस खुलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और अगर एंजियोग्राफी में ये पता लगता है कि खून ब्रेन की बड़ी नस बंद हुई है तो और रोगी गोल्डन आवर में आता है तो हम उसको पेशेंट को सीधा कैथ लैब में लेते हैं, उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी करके और साथ में उसके एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट करते हैं। उसका मतलब है कि कैथेटर्स, यानी कि जो मैं आम से बोलचाल की भाषा में जैसे कहते हैं कि तार डाल के, बिना ऑपरेट किए तार डाल के हम ब्रेन तक पहुंचते हैं और जहां खून का थक्का जमा है उस थक्के को उस तार के जरिए निकाल देते हैं ताकि खून का प्रवाह वापस चालू हो सके और जो डैमेज हुआ है ब्रेन में वो डैमेज कम से कम किया जा सकता है। तो ये दो प्रमुख ट्रीटमेंट हैं, एक थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी है जिसे इंजेक्शन लगाते हैं, दूसरा ये मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी है जिसे मैंने अभी बताया एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट, उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में पिछले 20 सालों में ये दो महत्वपूर्ण रिसर्च हुई है। इसके अलावा जब अगर पेशेंट अगर टाइमली नहीं आता है, बाद में आता है तो उन्हें खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई दी जाती है, ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई दी जाती है, डायबिटीज़ कंट्रोल करने की दवाई दी जाती है और ये सब दवाइयाँ फिर उनको दी जाती है। और उसके बाद में उनकी फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, रिहेबिलिटेशन कंपोनेंट होता है, ये इसका इलाज है। तो स्ट्रोक में इन हेडिंग्स पे हम इनका इलाज करते हैं। आपकी बीमारी में या किसी भी स्थिति में भरोसा, विश्वास जो होता है वो बड़ा कीमती होता है, लेकिन पक्षाघात के केस जो बीमारी है इसमें स्पेशली अगर देखें तो लोगों में अंधविश्वास का स्तर बहुत ज़्यादा है और वो इस तरह की बीमारियों, स्पेशली अगर हम बात करें ग्रामीण जो क्षेत्र हैं तो वो झाड़ फूक और इधर ढोक और ये इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इस पर थोड़ा सा जानकारी लोगों को। ये आई एम हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में कि अगर किसी व्यक्ति को लकवा आता है, पक्षाघात आता है तो उसका टाइमली अस्पताल ले जाने के बजाय उसके घर वाले, रिश्तेदार तुरंत उसको ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे कुछ झाड़ फूंक की व्यवस्था होती है, कुछ ढोक लगाने की या कहीं वो परिक्रमा करने की व्यवस्था होती है, उसमें वो उस गोल्डन आवर को ख़राब कर देते हैं और टाइम निकल जाता है। और ऐसा करने से रोगी तो ठीक होता नहीं है बल्कि उसका डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाद में जब वो डैमेज हो जाता, ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन उतना पार्ट डेड हो गया, उसके बाद में अगर रोगी इलाज के लिए आता है किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास में तो उनके लिए उसको ठीक करने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए मेरा ये आग्रह है सभी दर्शकों से कि अगर किसी व्यक्ति को लकवे की बीमारी होती है, पक्षाघात होता है तो उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी झाड़ फूंक वाले के पास ले जाएं। अपनी समय और ऊर्जा जो वो इधर उधर घूमकर नष्ट कर रहे हैं और वो जो एक एक पल उस मरीज के लिए भी बेहद कीमती है, उसे इधर उधर जाया करने की बजाय अगर वे डॉक्टर से संपर्क करें तो दोनों के लिए ही लाभकारी रहेगा। बिल्कुल सही कहा सर, ट्रीटमेंट यानी कि इलाज हो गया है, लेकिन किसी बीमारी के ठीक होने के बाद भी कुछ सावधानियां या प्रिकॉशंस रखने होते हैं, तो वो क्या कुछ सावधानियां हैं कि कोई व्यक्ति अगर पक्षाघात या स्ट्रोक से कभी पीड़ित रहा हो किसी भी रूप में तो उसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि भविष्य में उसको वो बीमारी का खतरा ना हो? तो प्रमुख सावधानियां ये है कि इनको अपना लाइफस्टाइल जो बहुत डिसिप्लिन रखनी चाहिए, रेगुलर नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, जो उनका खान पान है उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो व्यक्ति शराब का इस्तेमाल करते हैं उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं तुरंत बंद कर देना चाहिए। आजकल जर्दा खाने का या ये जो गुटखे खाने का बहुत तंबाकू पदार्थों का वगैरह जो वो प्रचलन है वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। रेगुलर जो हाथ पाँव की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए और जो भोजन है वो पर्टिकुलरली फास्ट फूड और जो जंक फूड जिसे बोला जाता है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।
और जो हमारा जो खाना पीना है उसमें वसा की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए और नमक की मात्रा भी बहुत कम कम होनी चाहिए। जो व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ है उनको मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, शुगर बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यानी कि आप घर में बना हुआ सादा और ताज़ा भोजन करें और अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें, जंक फूड और इन्हें अवॉइड करें, तो आपके खान पान में इन बदलावों से आगे आपको इस बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। जी ये है। सर, क्या योगा और मेडिटेशन भी स्ट्रोक से बचाव में मददगार हैं? डेफिनेटली योगा, मेडिटेशन, ये सब स्ट्रोक में नहीं है, कई बीमारियों में हेल्प करता है। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि खाली योगा करने से ही बचाव नहीं है या वो योगा करने से ही बीमारी का इलाज नहीं होता है। तो इन रोगियों को योगा के साथ साथ डॉक्टर की सलाह से नियमित रूप से दवाइयाँ लेना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए। एक समग्र जीवन शैली में जो बदलाव होगा वही आपको इन बीमारियों से बहुत हद तक बचा कर रख सकता है। और जी योगा मेडिटेशन का अपना एक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी दिनचर्या में जो नियमितता होती है और खान पान में एक नियमितता, कि आप सही समय पर भोजन करते हैं, और एक वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स भी इसके कारणों में आते हैं। तो अगर हम समय पे उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक अगर हमारी बैलेंस है और डिसिप्लिन थोड़ी सी हमारी लाइफस्टाइल है, तो हम स्ट्रोक और इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस से बहुत हद तक बच सकते हैं। जी हाँ सर, वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है और WHO ने जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाने की शुरुआत करी वो इसीलिए क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि दुनिया में स्ट्रोक या पक्षाघात जो है वो मृत्यु के तीसरे प्रमुख कारणों में एक है। तो इसके प्रति जागरूकता के लिए तो इस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, वर्ल्ड स्ट्रोक डे WHO ने 29 अक्टूबर को डिक्लेयर किया हुआ है। पूरी दुनिया, पूरे संसार में इसे मनाया जाता है और इसीलिए है कि इस बीमारी के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए, कुछ भ्रांतियाँ हैं उनके बारे में बताया जाए, लक्षणों के बारे में जो कि अपन ने अभी डिस्कस किया है, ये सब बताना वो होता है उसमें। और स्ट्रोक अवेयरनेस के लिए ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि आपने भी कहा कि जैसे कि ये तीसरा मृत्यु का सब बड़ा कारण, प्रमुख कारणों में से है। मैं आपको कितनी भयावह स्थिति है ये मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में लगभग 17 मिलियन, मतलब 1,70,00,000 लोग हर साल स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। और ये तो काफी डराने वाले आंकड़े हर हैं। 2 सेकंड में कहीं न कहीं दुनिया के किसी कोने में, किसी भी जगह पे एक व्यक्ति को स्ट्रोक हो रहा है। हर 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को उसके लाइफ टाइम में कभी कभी स्ट्रोक होता है और हर 6 सेकंड में स्ट्रोक की वजह से एक न एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। भारतवर्ष के जो फिगर्स हैं वो और भी ख़राब हैं। हमारे यहाँ हर साल लगभग 15 से 17 लाख व्यक्तियों को स्ट्रोक होता है और करीब करीब 4 से 5 लाख रोगी स्ट्रोक की वजह से काल का ग्रास बन जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और लगभग आधे लोग स्ट्रोक की वजह से अपंग हो जाते हैं। हमारे देश में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति को स्ट्रोक होता है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति स्ट्रोक की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ही ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया गया है। ये स्टैटिक्स जो है ये हमें बताते हैं कि क्यों WHO को इसके लिए एक विशेष दिन रखना पड़ा। सर, स्ट्रोक और पक्षाघात जो है ये एक बड़ा इस तरह की बीमारी है। आपने इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं दूरदर्शन राजस्थान के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्ट्रोक का इलाज संभव है, घबराइए नहीं। जैसे ही आप स्ट्रोक के लक्षण पहचानें, सबसे पहले रोगी को बिना समय की बर्बाद किए हुए तुरंत ऐसे अस्पताल में लेके जाएं जहाँ पे स्ट्रोक के इलाज करने की सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे कि CT स्कैन, MRI, एंजियोग्राफी, कैथ लैब, ये सब उपलब्ध हो। घबराहट के मारे परिवार वाले नज़दीक के अस्पताल में ले जाते हैं और नज़दीक के अस्पताल में कई बार ये सुविधाएं नहीं होती हैं, वहाँ टाइम ख़राब हो जाता है और उससे फिर इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो तुरंत ऐसे अस्पताल में पहुँचाएँ
जहाँ की ये स्ट्रोक के इलाज करने की सुविधाएं उपलब्ध हो। दूसरा, हमारे जीवन का सफल जो मूल मंत्र है सफल जीवन का, वो है डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ रहिए, नियमित रूप से या योगा करिए, व्यायाम करिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, अल्कोहल का इस्तेमाल मत करिए, स्मोकिंग मत करिए, टोबैको प्रोडक्ट्स का जो तंबाकू युक्त पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आप सुखी रहेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हेल्दी ब्रेन रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी। अगर आपका शरीर बीमार है तो आपका ब्रेन भी बीमार होगा, और ब्रेन बीमार हो क्योंकि ब्रेन हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये मानिए जिसे हम बोलचाल की भाषा में मैं कह सकता हूँ, एक कंट्रोल रूम है, कंट्रोलिंग सेंटर है। हम जो भी काम हम करते हैं, जैसे मैं अभी ये हाथ चला रहा हूँ, इसका भी कमांड ब्रेन से आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ, वो भी कमांड ब्रेन से आ रहा है। अगर ब्रेन ठीक नहीं है तो मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। हमारी समस्त शारीरिक गतिविधियां हमारे ब्रेन की सही फंक्शनिंग पर ही निर्भर करती है, और अच्छी सेहत ईश्वर की सबसे बड़ी नियामत है। आज स्ट्रोक यानी पक्षाघात पर बहुत महती जानकारियां सर डॉक्टर सुरेश गुप्ता आपने हमारे साथ शेयर करी। सर थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।